टू लर्नर भी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने पार्ट 1 में सब कुछ देख लिया था कि कैसे क्या एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते हैं और वेरिएशन मतलब बदलाव का क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग पार्ट 2 है, अभी इसमें देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। सिर्फ एक पेरेंट, एक ही पर्सन है, एक पर्सन मतलब जानवर है वो, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, वो लोग किस तरीके से खुद से ही अपने आप से ही अपने बच्चों को बना लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये तो आप लोग जब उसमें करेंगे अपने स्कूल में तभी समझ आएंगी। एक्टिविटीज़ के लिए ना मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो 8.1 8.2 ये हम लोग आगे वह वीडियो में देखेंगे। तो इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि किस तरीके से ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ईस्ट होता है फिर उससे कैसे वो बढ़ता जाता है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि फिजन का प्रोसेस क्या होता है। तो हैविंग डिस्टेंस द कॉन्टेक्स्ट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस वर्क, एग्जामिन करना है कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं और कैसा कैसा उनका बॉडी डिज़ाइन होता है। अब जैसे कि फिजन है, इसके बारे में अमीबा के बारे में आप लोग क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्लास 7 की साइंस में भी पढ़ा था। पता नहीं आपको याद है नहीं है, मैं तो पढ़ा रही हूँ तो मुझे तो याद रहता है। तो बाइनरी फिजन क्या होता है अमीबा में, मतलब पहला बाइनरी का मतलब होता है वो दो में टूट जाता है। जैसे अमीबा ये था, ठीक है, फिर अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है ना ये ऐसे 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 करके बढ़ता जाता है, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ना ये एक न्यूक्लियस होता है बीच में है ना, ये न्यूक्लियस से डिवाइड हो जाता है। ये एक ऐसे इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है, फिर डिटैच ही हो जाता है। तो फिर एक अमीबा से ये दो बन जाते हैं। तो ये होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, और बाइनरी फिजन लिशमेनिया में भी होता है। तो आप लोगों से अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल्स दीजिए दो, तो एक तो आप लोगों ने अमीबा याद रखना है और एक आप लोगों ने याद रखना है लिशमेनिया। अमीबा और लिशमेनिया जो है इनमें बाइनरी फिजन होता है। तो लिशमेनिया का ये देखिए न्यूक्लियस एक था फिर धीरे धीरे एक से दो बन गए, फिर दोनों अलग हो गए। तो इस तरीके से नीचे जैसे कि टांगे होती हैं, जैसे पजामा होता है, पजामे का इस तरीके से थोड़ा सा समझने के लिए याद रखने के लिए कर लीजिए कि ऐसे करके डिवीजन इसका हो जाता है। तो यहाँ पर ये है फिर 8.3 में कि एक स्लाइड पे आप लोगों को अमीबा को ऑब्जर्व करना है, फिर उसके बाद किस तरीके से बाइनरी फिजन हो रहा है और पहले की और बाद की स्लाइड्स में कंपैरिजन करिए। तो इसमें यही है फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर मतलब इसका सिर्फ एक ही सेल, सिंगल सेल होता है, बहुत ही छोटा होता है, आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन मतलब बढ़ जाना, फिजन का मतलब भी टूट जाना होता है, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल के होते हैं, फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाते हैं तो दो बन जाते हैं। मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, अलग अलग पार्ट जो है मतलब हम लोगों ने ऑब्जर्व करे हैं। काफ़ी सारी बैक्टीरिया जैसे कि प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो क्या करते हैं जब सेल में डिवीजन हो रहा होता है तो वो बेसिकली सिर्फ दो पार्ट में आराम से टूट जाते हैं। इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। तो कहीं पर भी कभी पर भी अमीबा जो है वो उसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है इस तरीके से। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भैया आप लोगों के एग्जाम में, ऑलमोस्ट हर साल ही इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो ये डायग्राम याद कर लीजिए कि किस तरीके से स्प्लिट होता है। तो बेसिकली कैसे स्प्लिट होता है, कोई सी भी टेढ़ी पोजीशन आप बना दीजिए अमीबा की, फिर इसका जो ना आपको ये जो न्यूक्लियस है ना इसको टूटता हुआ दिखाना है और दो में डिवाइड हो जाएगा। तो अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेन, तो कहीं पर भी डिवीजन हो सकता है। हाउएवर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो समवट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी सच एज लीशमेनिया। तो देखिए यहाँ पर अमीबा तो आपको कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ मिल जाएगा, बट ये जो लीशमेनिया है ये आपको एक प्रॉपर इस टाइप से बॉडी डिज़ाइन आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इनका थोड़ा सा प्रॉपर बॉडी डिज़ाइन होता है, प्रॉपर तरीके से ही ये डिवाइड भी होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनका ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडीज़ का, जैसे कि लीशमेनिया, इसको काला अज़र भी कहते हैं, विच हैव अ विप लाइक, विप जैसा, इसको विप बोलता है, विप होता है कोड़ा। विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, एक एंड पे मतलब विप जैसा ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर इसका होता है। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर। तो बाइनरी फिजन इसमें हो जाता है
Other single cell organisms such as a malarial parasite plasmodium divide into many daughter cells. डॉटर सेल्स का मतलब ये होता है ये था तो एक से काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स में बट गया तो ये इसकी डॉटर हो गए, बच्चे हो गए इसके। सेल नहीं बोलते, डॉटर सेल बोलते हैं। डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो आप लोगों को बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। बाइनरी का मतलब होता है 2। तो बाइनरी फिजन में आप लोगों का 2 में डिवाइड होता है ना। तो बाइनरी फिजन में कितने में डिवाइड हुआ? 2 में, मतलब ऐसे था तो ये ऐसे करके 2 में डिवाइड हो गया। और यहाँ पर ये देखिए मल्टीपल बाइनरी फिजन का एग्जांपल क्या क्या हो गए? एक तो अमीबा हो गया और एक लिशमेनिया हो गया। बिल्कुल बार बार फोकस दे रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों ने याद कर लेना। बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा है और लिशमेनिया है। और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या है? मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम किसका एग्जांपल है? मल्टीपल फिजन का। मतलब एक सेल से बहुत सारे छोटे सेल्स बन जाते हैं। तो ये है प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल। प्लाज्मोडियम डिवाइड इंटू मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन की हेल्प से काफ़ी सारे छोटे सेल्स में बढ़ जाते हैं। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट में छोटी सी बर्ड्स होती हैं। अच्छा, इसमें बताया नहीं क्या, देखिए ईस्ट में ऐसा होता है जैसे कि ये है ऐसे, फिर इसमें छोटी बर्ड्स हो जाती है ऐसे करके, और फिर ये बर्ड्स जो है अलग अलग टूट जाती है। तो ये ईस्ट में होता है। तो प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल, और ईस्ट जो है वो छोटी स्मॉल बर्ड्स होती है, वो उससे सेपरेट हो जाती हैं और वो ग्रो कर जाती हैं। अब फर्मेंटेशन क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। तो ये प्लाज्मोडियम हो गया मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल। मतलब एक है वो छोटे बहुत सारे पार्ट्स में टूट जाता है। तो इन मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद relatively simple body organization, simple reproductive methods can still work. तो Spirogyra for example simply breaks up into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragmentation grow into new individual. तो इसमें क्या होता है? स्पाइरोगायरा, इसमें क्या है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट होने का मतलब होता है बिखर जाना या फिर टूट जाना, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूट जाना। तो मतलब अपने आप को ही कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है स्पाइरोगायरा। तो इससे पहला हम लोगों ने जो अपने आप को डिवाइड करने वाला था वो सिंगल सेल में था, अमीबा पैरामीशियम, है ना। अमीबा हो गया, लिशमेनिया हो गया। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? थोड़ा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। अब ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं, वो उसका ऐसा डिज़ाइन होता है कि जैसे कि वो खुद ही आधा सा बढ़ जाता है। तो स्पाइरोगायरा एक एग्जाम्पल है, वो अपनी बॉडी को छोटे पार्ट्स में तोड़ लेता है जब वो बड़ा हो जाता है। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो मतलब पहले वो एक था, फिर सपोज करिए कि आप हैं पूरे, जब आप अपने मैच्योर हो जाएं, सपोज करिए 30 साल के हो गए, मैच्योर हो गए आप, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट हो जाएं और आप नए बन जाएं। तो यही करता है स्पाइरोगायरा। तो ऐसा हमारे ह्यूमंस में नहीं हो सकता है, स्पाइरोगायरा में हो सकता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्पाइरोगायरा के लिए वो मतलब फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, बट सारे मल्टी सेलुलर, आप भी क्या है, आप एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो आपके में ऐसा नहीं हो सकता, स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है। तो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं डिवाइड कर सकते, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simple a random collection of cells. तो सिर्फ हम random collection of cells नहीं होते हैं सारे के सारे organisms. Specialized cell are organized as tissues. तो कुछ special cell होते हैं जो कि tissues की तरह, मतलब बहुत सारे cell मिलकर के क्या बना देते हैं? टिश्यू बना देते हैं। एंड टिश्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन। तो सेल से क्या बनता है? सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इसमें यह है कि स्पेशलाइज सेल जो है टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जो है ऑर्गन्स बनते हैं, विच देन हैव टू बी प्लेस्ड एट डेफिनेट पोजीशन इन द बॉडी। तो एक डेफिनेट पोजीशन पे उनको बॉडी में रखा जाएगा। इन सच अ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल बाय सेल डिवीजन वुड बी इम्प्रैक्टिकल। तो मतलब जैसे हम लोग का कहीं हार्ट है, लंग्स है, इसमें एक एक सेल डिवाइड होना तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो सकता। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। अ बेसिक स्ट्रेटजी यूज्ड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो बेसिक स्ट्रेटजी जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो ये होती है कि अलग अलग सेल टाइप्स जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अलग अलग सेल होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। कोई सेल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा होता है, तो कोई सेल डाइजेशन में, कोई सेल एक्सक्रीशन में, कोई सेल सांस लेने में, है ना। तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न रिप्रोडक्शन इज इन सच ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक सेल टाइप। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब जिसका हर ऑर्गन हर टिश्यू अलग अलग काम कर रहा होता है, तो रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करने का काम भी कोई अलग ही कर रहा होता है। तो हाउ इज़ रिप्रोडक्शन टू बी अचीव्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल टाइप, तो एक ही सेल टाइप का जो होता है उससे किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इफ़ द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल टाइप्स, तो अगर बहुत सारे सेल टाइप है तो सिर्फ एक से कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। आंसर इज दैट देयर मस्ट बी सिंगल सेल टाइप इन द ऑर्गेनिज्म दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, proliferating and making other cell types under right circumstances। तो ये क्या है चक्कर कि जो सिंगल सेल टाइप है वो सारे के सारे काम कर रहा होता है, तो कुछ पर्टिकुलर जैसे आपकी बॉडी में अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहे हैं, बट कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक ही सेल सारे काम इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि अलग अलग कंडीशंस में वो अलग अलग तरीके से वर्क कर पाता है। जैसे कि आप लोग, जैसे बहुत ही लेम सा एग्जांपल है कि जो बेसन है वो पकौड़ियाँ बनाने के काम भी आता है, बेसन हल्दी बनाने के भी काम आता है। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं उनका एक ही सेल कई सारे काम कर लेता है। बेसन पकौड़ी ये सब एग्जाम में मत लिख के आना। तो ये जो है इस तरीके से अलग अलग काम अलग अलग सेल अलग अलग कंडीशंस में कर लेता है। तो यही है रीजनरेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा में होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगायरा, इतना याद कर लीजिए काम चल जाएगा। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। मतलब रीजनरेशन मतलब आप सपोज करिए कि आपके अंदर कैपेबिलिटी होती कि अगर आपके हाथ मतलब किसी के भी अंदर कोई पर्सन है उसका हाथ कट गया है तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होगी वो अपना हाथ ही दोबारा से बना ले, तो यही होगा रीजनरेशन। बट ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि छिपकली की पूंछ कट जाती है तो अपनी रीजनरेट कर लेती है पूंछ, तो यही रीजनरेशन होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। तो यहाँ तो हम लोगों ने छिपकली अपनी एक पूंछ को जन्म दे लेती है, बट अपने बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा नया इंडिविजुअल बनाने की भी कैपेसिटी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में। तो रीजनरेशन में हमें यही है कि भाई एक बॉडी पार्ट था उनका, सपोज करिए कि उस ऑर्गेनिज्म का हाथ काट दिया उससे एक और बच्चा बन गया, तो ये होता है रीजनरेशन। तो दैट इज इफ इंडिविजुअल इज समहाउ कट और ब्रोकन अपन इनटू मैनी पीसेस, मैनी ऑफ दीज पीस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। मतलब ये एक था, ठीक है, हाइड्रा था, हाइड्रा को आपने बीच में से काट दिया तीन, तो भाई आपने बीच में से तीन काट दिया तो तीन हाइड्रा बन जाएंगे। तो यही होता है रीजनरेशन। मतलब एक हाइड्रा था, आपने हाइड्रा को तीन पार्ट में काट दिया तो तीन हाइड्रा बन जाएंगे। हाइड्रा और प्लानेरिया, आप लोगों को रीजनरेशन का एग्जाम्पल जो याद रखना है वो रखना है, एक तो हाइड्रा, एक रखना है प्लानेरिया। कैन बी कट इंटू एनी नंबर ऑफ पीसेज एंड ईच पीस ग्रो इंटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो हाइड्रा हो गया, प्लानेरिया हो गया, इनको कितने भी पीसेस में आप लोग काट दीजिए और हर एक पीस जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को ही हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, तो इनकी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं तभी ये रीजनरेट कर पाते हैं। दीज सेल्स प्रोलीफरेट का मतलब होता है नया बन जाते हैं, एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल, कई सारे सेल्स बना लेते हैं। फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल्स, इतने सारे जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज़। तो इस सेल से काफ़ी सारे और सेल्स बन जाते हैं, नए सेल नए टिश्यूज़ बन जाते हैं। दीज चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर देखिए ये प्लानेरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये प्लानेरिया देखिए यहाँ पे आपको जीभ चढ़ा रहा है और फिर ये इसकी आँखें हैं, मतलब ऐसी बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, इस तरीके से है ये। तो ये को तीन पार्ट में बढ़ गया, तीन पार्ट से तीन अलग अलग कंप्लीट इंडिविजुअल बन गए। तो ये एग्जाम्पल है प्लानेरिया का, रीजनरेशन का, याद रखना है आप लोगों ने। तो इसमें यही है कि इनका कुछ इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो ये कर पाते हैं। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू एबल टू रिप्रोड्यूस। तो नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तो सारे के सारे काट के रीजनरेट नहीं हो पाते हैं, फिर भी रीजनरेशन का एक एग्जांपल है हाइड्रा या फिर प्लानेरिया। तो यहाँ पर यही है कि these changes take place in an organized sequence referred to as development। तो organized sequence में development होता है इनका। however regeneration is not the same as reproduction, regeneration reproduction की तरह same नहीं है, since most organisms would not normally depend on being cut अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो बिल्कुल रीजनरेशन रिप्रोडक्शन जैसा नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म इस तरीके से काट करके बड़े नहीं हो सकते हैं, मर जाएंगे भाई, वो तो ख़त्म हो जाएंगे। बडिंग का क्या मतलब होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग में
इस तरीके से क्या होती है, बड सी निकल जाती है। पहले देखिए हाइड्रा था यहाँ पर, और हाइड्रा यहाँ पर ऐसे करके था, है ना, ये था। फिर इसकी देखिए छोटी सी बड निकली, ये बड और बड़ी हो जाएगी, फिर ये बड खूब बड़ी हो जाएगी, और फिर ये इससे बिल्कुल अलग हो जाएगी और एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो हाइड्रा जो है वो बड सी बना लेता है, फिर पूरा का पूरा जनरेट हो जाता है। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्ड एज अ आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रा में एक बड डेवलप होती है आउटग्रोथ, मतलब बाहर की तरफ, यहाँ पे हमने अभी देखा था ना, बाहर की तरफ निकल जाता है, एक आउटग्रोथ होती है। और आउटग्रोथ कैसे होती है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। ये जो आउटग्रोथ हो रही है, यहाँ पर देखिए ये आउटग्रोथ हो रही है ना, ये बाहर की तरफ निकल रहा है। कैसे निकल रहा है ये, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल डिवीजन हो रहा है, रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से एक आउटग्रोथ हुई है। और दीज बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल, छोटे छोटे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाते हैं। एंड व्हेन पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं तो अपनी पेरेंट की बॉडी से हट जाते हैं और एक नए इंडिविजुअल ये बन जाते हैं। ये है बडिंग। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, तो काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, वो अलग अलग पार्ट से ग्रो करते हैं। जैसे कि देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो कुछ होते हैं कि उनमें बीज नहीं होता, बीज की जगह उनकी या तो जड़ से ही वो आगे बढ़ जाते हैं, या फिर उनके तने से या फिर उनकी पत्तियों से वो पूरा का पूरा नया प्लांट बन जाता है। अनलाइक इन मोस्ट एनिमल्स, प्लांट कैन इंडीड यूज सच अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एनिमल तो ऐसा नहीं कर सकते, उसके हाथ से पूरा का पूरा बन गया, बट प्लांट्स में होता है कि आप तने से बना सकते हैं, उसकी जड़ों से बना सकते हैं, उसकी पत्ती से भी बना सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव मतलब कोई भी उसका पार्ट से वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इज यूज्ड इन मेथड सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेज और ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, आपने ये शुगर था ना, इसको बीच में से काट दिया, तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, बीच में से आपने शुगर केन था या फिर रोज़ था, रोज़ की आप टहनी काट दीजिए और गाड़ दीजिए ज़मीन में, वो पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। इसी तरीके से जो शुगर केन है उसमें भी होता है, आप उसका तना काट दीजिए और गाड़ दीजिए, वो पूरा का पूरा बड़ा हो जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग होती है, इसमें कौन क्या क्या एग्जाम्पल है, शुगर केन, रोज़, ग्रेप्स, एग्रीकल्चर में इनका इस्तेमाल होता है। प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। तो सीड्स से आप जब प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, पहले वो छोटा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है। स्टेम से जब आप लगाते हैं ना तो वो बहुत ही जल्दी उस पर फ्रूट्स आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगते हैं। सच मेथड्स ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि बनाना हो गया, ऑरेंज, रोज़, जैस्मीन, जिनकी सीड्स बनाने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है ना जिन प्लांट्स की, उनसे जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप लोग प्लांट बना सकते हैं। जैसे रोज़ है, रोज़ में से कोई सीड नहीं निकलता है, वो इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब उसका स्टेम काट के ही आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ये है कि दैट ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो सीड से प्लांट बनता है पेड़, वो अपने पेरेंट से अलग हो सकता है, बट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से प्लांट बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है, मतलब जिससे उसको निकाला गया होता है। जैसे रोज़ का आपने एक तना काट करके लगा दिया ज़मीन में, तो वो पहले जैसे रोज़ अपने पहला वाला जो उसका प्लांट था उसके जैसा ही ऑलमोस्ट सेम टू सेम होगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो प्लांट होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अब आता है सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द नॉचेस अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ बायरोफाइलम फॉल इन ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये आप लोग को याद रखना है कि जो बायरोफाइलम है, बायरोफाइलम एक लीव होता है, उसकी मतलब साइड साइड में ऐसे ऐसे करके लीव निकलती हैं, बर्ड निकलती हैं, और ये बर्ड ज़मीन पर गिर जाती है तो नया प्लांट उग जाता है, तो ये होता है बायरोफाइलम। अब आता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, देखिए, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। मतलब प्लांट की टिप पर से एक टिश्यू निकाल दिया और द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन द आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म द स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स और सेलस। तो मतलब क्या है, टिश्यू कल्चर में प्लांट के ऊपर से एक टिश्यू हटा दिया, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में, मतलब जैसे कि बिल्कुल लैब्स वगैरह में इनको डेवलप किया जाता है। एक टिश्यू को मतलब एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो बढ़ जाए और एक से वो काफ़ी सारे सेल्स बन जाते हैं। द सेल्स, बहुत सा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम सेल्स भी बोलते हैं, वो एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसमें हार्मोन्स होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए। द प्लांटलेट्स
आर देन प्लेस्ड इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट। फिर एक छोटा सा टिप लिया था टिश्यू कल्चर में, टिश्यू लिया था, फिर टिश्यू से बहुत सारे सेल्स बना लिए थे, फिर सेल से वो सेल्स बन गया था, फिर उसमें जो है ग्रोथ के हार्मोन्स डाल दिए, फिर उसके बाद उसको सॉइल में दबा दिया ताकि वो प्लांट पूरा का पूरा बन जाए। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो काफ़ी खूबसूरत लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले प्लांट, उनमें बीमारी वगैरह ना लगे इसलिए क्या करते हैं, टिश्यू उठाते हैं और उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवा देते हैं, ज़मीन में काट देते हैं, तो वो बीमारियों से बेसिकली बच जाता है। तो ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, Even in many single multicellular organisms, specific reproductive parts can be identified। तो multicellular organism में भी जो simple multicellular organism होते हैं तो उसके specific part को हम लोग identify कर सकते हैं। The thread-like structure that develop on a bread, bread पे जो आप देखते हैं ना फंगस लग जाती है, एक्टिविटी 8.2 मतलब पहले जो की थी पानी वानी डाल के उसके ऊपर फंगस लगी थी। अबव आर हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपोज, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऑन द अदर हैंड द टाइनी bulb on the stick structure are involved in reproduction. The bulbs are sporangia which contain cells or spores that can eventually develop into rhizopus individual. The spores are covered by black thick walls that protect them until they grow into contact with the moist surface and can। देखिए क्या है ना, इसमें हमें ये बताया गया है कि स्पोर्स जो होते हैं ना वो छोटे छोटे बारीक बारीक से होते हैं। जैसे कि ब्रेड पे आप लोग अगर पानी लगा के रख देंगे 2-3 दिन बाद देखेंगे कुछ वाइट फिर उसके बाद ग्रीन या फिर ब्लैक सा उस पर डेवलप होने लगता है। तो काफ़ी सारा उसमें ब्रेड के ऊपर जो अजीब सा होता है गंदा गंदा सा, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता है, बट कुछ पार्ट उसमें होता है जो टाइनी बॉल्ब जैसा जो स्टिक पास होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके होते हैं। और उसमें सेल्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो कि और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आप उसको किसी और सरफेस के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो उस पर भी ग्रो हो जाएंगे। तो मतलब छोटे छोटे से स्पोर्स होते हैं वो उससे ग्रो हो जाते हैं। तो यही होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स। इनके स्पोर जो होता है काफ़ी भयंकर सी मतलब मोटी सी इस पर वॉल्व होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है जब तक वो, और उनको मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए, गीला सरफेस ना मिल जाए ग्रो होने के लिए। तो इसकी जो वॉल्व होती है ना, वॉल होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसको फैलाती रहती है, ग्रो करवाती रहती है। तो ये होता है स्पोर फॉर्मेशन। और स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है रीजोपस में, RHIZOPUS। स्पोर फॉर्मेशन रीजोपस में होता है। और थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर जो कि आपके ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में है, और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते, बट जो टाइनी बॉल्ब जैसा होता है ना, छोटा पतला सा होता है, उसको मतलब उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फिर उसके ऊपर एक थिक वॉल सी होती है जो कि उसको तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक उसको और मॉइस्ट सरफेस ना मिल जाए ग्रो करने के लिए। तो सारे के सारे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हैं वो सिंगल इंडिविजुअल से हो रहे थे। मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो देखा सारे के सारे देखे वो एक ही इंडिविजुअल से हो रहे थे, इसलिए क्योंकि ये एक ही इंडिविजुअल से हो रहे थे। जैसे कि बाइनरी फिजन या फिर मल्टीपल फिजन या फिर रीजनरेशन या फिर बडिंग हो गया, है ना, ये सारे के सारे एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन थे क्योंकि एक सिंगल पेरेंट से हो रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो 2 पेरेंट्स है उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लावर का पूरा प्रोसेस देख लेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वाला हम देख लेंगे। तो 4 वीडियोस में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।